हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। आई होप आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ एकदम मस्त होंगे और पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ में मेरे साथ में नीट और जेई मेंस की तैयारियों के अंदर जुटे हुए होंगे, राइट। तो आप सबको पता है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक सीक्वेंस के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस डाल रहा हूँ और इन लेक्चर्स को बनाने का एकमात्र मकसद है बच्चों की मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या है मेन प्रॉब्लम? फिजिक्स समझ में आने के बाद में भी बच्चों से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि उनको वो अप्रोच नहीं पता, वो फ्लो नहीं पता पढ़ने का जो कि आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर मिलेगा। और मेरी गारंटी है इन लेक्चर्स को देखने के बाद में एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी फिजिक्स को फेवरेट सब्जेक्ट मानने लग जाएगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस करेगा तो वो जो नॉलेज वो सीख रहा है उसको अप्लाई कर पाएगा। उसको इस तरीके से कुछ पढ़ाया जाएगा इन लेक्चर्स के अंदर कि वो खुद अप्लाई करेगा। और जब खुद से सवाल बनेंगे ना तो फिजिक्स अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट होता है फिजिक्स का। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं एक और लेक्चर, चैप्टर नंबर 7। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दिस इज पार्ट ए। इसमें हम मेनली सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये इसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस लेक्चर में ऐसा क्या ही बच गया जो हम पढ़ने वाले हैं। सब कुछ तो हम पढ़ ही चुके हैं सर। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम्स मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इनको स्पेसिफिक रिजल्ट के तौर पर याद भी रखें। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उसका आप टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर टिक करके आ सकते हो। खासकर जेई मींस और नीट के अंदर जो मैं करवा रहा हूँ वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉब्लम ऑफ बाउंसिंग बॉल, 2D बाउंस प्रॉब्लम एंड वेलोसिटी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर होगा वो थ्रू वर्कड आउट एग्जांपल्स चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जब इन लेक्चर्स को देखते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जो हारी हुई उम्मीद थी वो जगती है कि यार नीट की तैयारी तो मैं भी कर सकता हूँ और अब तो इन्हीं सर से पढ़ना है, पूरी की पूरी फिजिक्स इनसे पढ़नी है। तो फिर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई सिर्फ लेक्चर्स देखने से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर्स देखने से जेईई मेंस के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लेक्चर्स के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करने होंगे जो कि मेरी गाइडेंस के अंदर आपको मिलेंगे, मेरी डीपीवीस के अंदर। आपको टेस्ट वगैरह देना होगा, आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना होगा टाइम टू टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, बहुत सारे स्पेशल लेक्चर्स हो गए जो कि डीपीपीस के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये सब कुछ आपको मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करवा सकता भाई। यूट्यूब पे तो सिर्फ वीडियोस डालूंगा ना, क्विज टेस्ट डीपीपी वगैरह तो मुझे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने जितनी मुझे नॉलेज थी खुद ने अपनी एक वेबसाइट बनाई www.physicsman.in। बहुत प्यारी साफ सुथरी सी वेबसाइट है, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल के अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाता है एक ही प्लेस के ऊपर। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट और आई होप दिस माइट बी द सॉल्यूशन फॉर विच यू आर लुकिंग। ठीक है, तो हो सकता है मतलब आप लोग इतने टाइम से जिस परफेक्ट टीचर जिस परफेक्ट प्लेस को तलाश रहे थे वो आपको इस वेबसाइट के रूप में मिल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक बार इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एक सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ में शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, मूविंग विथ स्पीड u, collides one dimensionally with another identical object at rest। तो अगर ये प्रॉब्लम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की होती तो हमें आंसर पता होता कि अगर m मास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे m मास के ऑब्जेक्ट से टकराता है परफेक्टली इलास्टिकली तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। जो रेस्ट पर है वो चलने लगता है, जो चल रहा है वो रेस्ट पर आ जाता है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की होती तो भी हमारे पास में आंसर आ जाता कि दोनों चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद में एक साथ चलेंगे और जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी mv प्लस m0 डिवाइडेड बाय 2m। मतलब जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसको जनरलाइज किया गया है प्रॉब्लम को। अब हमें दे रखा है फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ऑब्वियसली हमें वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन इज e। तो ये बन गई एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम।
क्योंकि इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है। अब इस ई की जो वैल्यू है उसको हम अलग अलग रख सकते हैं ना, मतलब जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 रख सकते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम 0 रख सकते हैं, और इन जनरल तो ई की फॉर्म में हमारे पास में फॉर्मूला आ ही जाएगा। तो जो भी कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है उसको यहाँ पर डायग्राम में भी शो कर रखा है। ये पहला मास है, यू वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये दूसरा मास है, रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था चाहे कोई सी भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया। क्या मिलने वाला है हमें मोमेंटम कंजर्वेशन से, पहला वाला मास है m, उसकी वेलोसिटी है u, दूसरा वाला मास है m, उसकी वेलोसिटी है 0। फिर बाद में क्या हुआ, पहला वाला मास m वेलोसिटी v1, दूसरा वाला मास m वेलोसिटी v2। तो m कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट, और सिर्फ क्या बचेगा, u इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बचेगा। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई कि v1 प्लस v2 किसके इक्वल होना चाहिए, u के इक्वल होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। भाई दो अननोन वेरिएबल है तो हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो मैंने इक्वेशंस आपको बनाना सिखाया था। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी हमारी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसका फॉर्मूला तो वैसे आप सब बच्चों को याद होगा, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इधर v1 किसको ले, v2 किसको ले, u1 u2 किसको ले, मतलब समझ में नहीं आता। तो मैंने एक जुगाड़ बता रखा है आप लोगों को। मैंने क्या बता रखा है कि अगर वन डायमेंशनल मोशन हो, ठीक है, तो उसमें दो केस होंगे, या तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, ठीक है, या दोनों आमने सामने से आके टकरा रहे होंगे। तो जो आमने सामने से आके टकराने वाला केस है उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हमें क्या करना है, सिंपली वेलोसिटीज को ऐड करना है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो दूसरी पक्का नेगेटिव होगी, तो हम वेलोसिटीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसमें तो डिफरेंस का लफड़ा ही नहीं है, उसमें तो चाहे कोई सी भी वेलोसिटी पहले लो कोई सी वेलोसिटी बाद में लो, ठीक है ना। तो एक तो चीज ये हुई, ठीक है। फिर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं उस कंडीशन में क्या करना है, तो मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था कि आपको हमेशा हायर वेलोसिटी में से लोअर वेलोसिटी को माइनस करना है। बार बार बताया था, हायर में से लोअर को। तुम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालोगे तो भी आपको हायर में से लोअर को माइनस करना है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालोगे तो भी आपको हायर में से लोअर को माइनस करना है। बस ये जुगाड़ ध्यान में रखना। तो यहां पर भी हम लोग इसी जुगाड़ का यूज करते हैं। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले अपन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को देखते हैं। तो हायर माइनस लोअर मतलब u माइनस 0, तो हमने क्या करा है यहाँ पर u माइनस 0। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो मैंने बताया था टकराने के बाद में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये तेज भागने लगता है आगे निकल जाता है, और ये धीरे भागता हुआ पीछे रह जाता है। तो हायर वेलोसिटी कौन सी होगी, v2, और लोअर वेलोसिटी कौन सी होगी, v1। तो ये हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। हायर माइनस लोअर, ये ध्यान रखना वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए। तो बड़ा सिंपल सा हो गया यहाँ पर, E टाइम्स U किसके इक्वल आ गया, v2 माइनस v1 के इक्वल आ गया, एंड दिस विल बिकम और सेकेंड इक्वेशन। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो अननोन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशंस हमारे पास में आ चुकी है, इनको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर v1 प्लस v2 है,
और यहाँ पर V2 माइनस V1 है, तो V1 इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो V1 कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ V2 बचेगा एक तरफ। तो और ऐड करोगे तो इधर U है, इधर EU है, तो U कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस E बच जाएगा। तो V2 की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी U डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस E। अब आप इसको हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हो, तो सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती तो E की वैल्यू कितनी रखते आप, 1 रखते, 1 प्लस 1 2 हो जाता, 2 से 2 कट जाता, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाती, U आ जाती, है ना। जो रुका हुआ है वो चलने लगता उतनी वेलोसिटी से। और अब क्या करो, इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में से, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में से आप इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, नहीं पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो। तो देखो V1 V2 इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो V2 में से V2 को माइनस करोगे तो V2 तो कट जाएगा, और V1 में से माइनस करोगे माइनस ऑफ V1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और V1 ऐड हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बचेगा आपका ट्वाइस ऑफ V1 इज इक्वल टू U कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस E, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी U डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 माइनस E, ये हमारे V1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और ये हमारा V1 और V2 इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी निकाल सकते हो तो तुम एनर्जी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, दोनों चीजें तुम निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, दिस इज योर आंसर एंड दिस वन इज योर आंसर। तो अब ये एक स्पेसिफिक केस बन गया, इसको आप हमेशा के लिए याद भी रख सकते हो, और इसमें E की वैल्यू रखोगे तो हर टाइप के कोलिजन के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये बाउंसिंग बॉल प्रॉब्लम क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपकी एक बॉल है, ठीक है, ये रही आपकी एक बॉल, ठीक है, और इसको आप कुछ हाइट से गिरा रहे हो, तो आप इसको h हाइट से गिरा रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी मान लो जमीन है, ठीक है, यहां पर आप इसको गिरा रहे हो, तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखता जाता हूं, इसकी हाइट लिखता जाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसकी हाइट लिखता चला जाता हूं, तो अभी हाइट कितनी है इसकी, h है, अभी हाइट कितनी है इसकी, h है, ठीक है। अब ये यहां पर टकराएगा, और यहां पर जो आपको कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, यहां पर जो आपको कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है E। इन जनरल यही होता है कि जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो तो कुछ मात्रा में एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो कॉलिजन होती है ना वो हमेशा इनइलास्टिक होती है। तो यहां पर भी हमें कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है E। अब E की फॉर्मेट में हम लोग आंसर निकालेंगे तो फिर जनरलाइज केस बन जाएगा हमारा, हम अदर टाइप ऑफ कॉलिजन के लिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, हमने h हाइट से इसको गिराया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, कोलिजन होगी, और क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है तो कुछ मात्रा में एनर्जी यहां पर लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, सवाल नंबर 1, वो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी आफ्टर आफ्टर nth कॉलिजन क्या होगी, nth कॉलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या होगी। देखो वैसे तो बॉल की मोशन जो है ना वो इसी लाइन पर होगी, जाएगी टकराएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसे।
लेकिन मैं एक ही लाइन पे बार बार दिखाऊंगा तो डायग्राम बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं हर मोशन को अलग अलग दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा होगा यहाँ पर कि बॉल यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद में यहाँ से जंप करेगी, बाउंस करेगी। अब बाउंस करेगी तो क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो चुका है, इसके लिए कम हाइट तक जाएगी। अब कितनी हाइट तक जाएगी वो हम पता लगाएंगे, और फिर वापस से नीचे आएगी। वापस से नीचे आएगी तो फिर से कोलिजन होगी, फिर से कोलिजन होगी तो फिर से बाउंस करेगी, फिर कुछ हाइट तक जाएगी और फिर वापस से रिटर्न करेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बॉल जो है वो मल्टीपल बाउंस लेने के बाद में धीरे धीरे इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, और हाइट डिक्रीज होती चली जा रही है। तो अल्टीमेटली ये आपको क्या होते हुए नजर आएगी, स्टॉप होते हुए नजर आ जाएगी, ठीक है। अब ये मोशन ऐसा नहीं है कि ऐसे होगी, ये मैंने दिखाया है आपको। मोशन तो एक ही लाइन पर होगी, ठीक है, बार बार यहीं जंप करेगी यहीं उछलेगी, यहीं जंप करेगी यहीं उछलेगी, बट हर जंप को मैंने अलग अलग दिखा दिया ताकि आपको फील आ सके, ठीक। तो अब देखो आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। तो अपन ऐसा देखते हैं पहली कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। तो इतना तो हमें पता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराते हो तो जस्ट जमीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। तो आप बोलोगे सर जमीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। कितनी? √2gh। तो अब टकराने के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, टकराने के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसका नाम हमने रख दिया v1, मतलब पहली टक्कर होने के बाद में वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट रिबाउंड के बाद में वेलोसिटी कितनी है। कैसे निकालेंगे सर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मदद से निकाल सकते हैं, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो, बट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मदद से आप फाइनली आंसर निकाल लोगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में मैंने क्या बताया था, अगर वन डायमेंशनल कोलिजन हो तो यहां पर तो एक ही डायरेक्शन में भाई बॉल आ रही है, टकरा रही है और उसी लाइन पर वापस से रिबाउंड हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर वन डायमेंशनल कोलिजन हो तो हमेशा क्या करना है, हायर माइनस लोअर। तो हमने यहां पर यही किया, हमने देखा कि हमने सबसे पहले वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन निकाला, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और इसका नाम हमने रख दिया कितना, v1 रख दिया। अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फंडा लगाया, तो E जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब टक्कर के बाद में वेलोसिटी। तो जो बॉल है उसकी कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी है, v1, और जमीन जिससे ये टकरा रही है वो तो रेस्ट पर है, तो टक्कर के बाद में तो हो जाएगा v1 हायर माइनस 0 लोअर, और टक्कर से पहले क्या होगा, बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, √2gh, और जमीन की वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो अगेन हायर मतलब √2gh माइनस 0, तो कोई वेक्टर वगैरह कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं। तो यहां से सीधा सीधा आपको पता पड़ गया कि v1 जो है वो कितना होना चाहिए, E टाइम्स √2gh होना चाहिए, E टाइम्स √2gh। तो अगर आप इसी तरीके से पैटर्न को पकड़ोगे और आपसे कोई पूछे कि बताओ वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन कितनी होगी, सेकंड कोलिजन कितनी होगी। मान लो इसका नाम मैंने रख दिया v2। तो आपने देखा कि जब भी कोलिजन होगा तो कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी √2gh वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, E से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब सेकंड कोलिजन होगी तब कितनी वेलोसिटी होगी कोलिजन से पहले, v1, और v1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, E से। तो इसको हम फिर से E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √2gh मिल जाएगा। तो पैटर्न आया पकड़ में कि फर्स्ट कोलिजन के बाद में E आ रहा है, सेकंड कोलिजन के बाद में E स्क्वायर आ रहा है, तो nth कोलिजन के बाद में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए e⁻n मल्टीप्लाइड बाय √2gh। ये हमारे पास में एक परमानेंट सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम किसी भी रिबाउंड के बाद में जो वेलोसिटी होने वाली है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि बताओ फिफ्थ कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ सेवेंथ कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो और आंसर बता सकते हो, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। जो दूसरी चीज तुमसे पूछी जा सकती है
वो है हाइट आफ्टर nth कोलिजन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और ये थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेस और ज्यादा है। तो वही वाली अप्रोच अपन देखते हैं पहली रिबाउंड के बाद में कितनी हाइट होगी। ठीक है, तो मान लिया हमने कि जो हमारी हाइट है आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, ये कितनी होगी। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए हम मान लेते हैं h1 मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, हमें वेलोसिटी पता पड़ गई ना कि पहली कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी है। अब आगे की प्रॉब्लम तो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है कि आपने बॉल को v1 वेलोसिटी से फेंका है और आप ये पता लगाना चाहते हो कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो यहां पर जो हाइट होगी h1 वो तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यहां पर जो हाइट होगी h2 वो तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, h1 हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, h2 हो जाएगा आपका v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और जब आप ये निकालोगे v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g तो बड़ी आसानी से आपके पास में आंसर आ जाएगा v1 का स्क्वायर मतलब e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2gh, और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2g से डिवाइड कर दिया, 2g से 2g कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। ऐसे v2 की वैल्यू रखोगे तो v2 की वैल्यू कितनी है, e स्क्वायर इंटू रूट 2gh, तो उसका स्क्वायर करोगे तो e टू द पावर 4 आ जाएगा, 2gh आ जाएगा, नीचे 2g से आप डिवाइड करोगे, 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e टू द पावर 4h आ जाएगा। तो ऐसे आपने पैटर्न पकड़ा कि जब भी आपकी कोलिजन हो रही है तो जो नई हाइट आपको मिल रही है वो पुरानी हाइट का कितना टाइम्स है, ई स्क्वायर टाइम्स। भाई यहां पर हाइट h थी तो आपने इसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर हाइट h1 थी तो आपने इसको मतलब इस वाली चीज को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी पुरानी हाइट है उसको आप ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। या फिर ऐसे देख लो कि पहली कोलिजन के बाद में ई स्क्वायर आ रहा है, दूसरी के बाद में 4 आ रहा है, तीसरी के बाद में 6 आएगा। तो जो भी कोलिजन है उसको आपको क्या करना है, डबल करना है, उतनी आपकी पावर आएगी। तो यहां पर सीधा सीधा आपको पता पड़ गया कि हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड h1 कितना होना चाहिए, ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h होना चाहिए। हाइट आफ्टर सेकंड रिबाउंड कितना होना चाहिए, ये भी आपने देख लिया, तो ये होना चाहिए आपका h2 इज इक्वल टू ई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय h। हाइट आफ्टर थर्ड रिबाउंड अगर आपसे कोई पूछे, अब तो आपको पैटर्न पकड़ में आ चुका है, थर्ड रिबाउंड के बाद में जो हाइट होगी h3 वो हो जाएगी ई टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय h। तो इन जनरल अगर अपन nth कोलिजन के बारे में देखो, फर्स्ट के केस में 2 आ रहा है, सेकंड के केस में 4 आ रहा है, थर्ड के केस में 6 आ रहा है, मतलब अपनों को पावर को डबल करना है। तो अगर nth कोलिजन की बात करेंगे तो पावर हो जाएगी डबल, e टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय h, इतनी हमारी हाइट हो जाएगी आफ्टर nth कोलिजन। ऐसे हम लोग बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और देखो तीसरा सवाल जो आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है, एनर्जी आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन के बाद में आपकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी। तो nth कोलिजन के बाद में वेलोसिटी हमें पता है, एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका हाफ इंटू मास m इंटू वेलोसिटी। तो nth कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी है, ये इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 2gh का रूट हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपका e टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय mgh। ये हमारी nth कोलिजन के बाद में एनर्जी आ जाएगी। तो ये तो तीन फंडामेंटल चीजें हो गई हमारी कि हमें किसी भी रिबाउंड के बाद में वेलोसिटी पूछी जा सकती है, हमें किसी भी रिबाउंड के बाद में हाइट पूछी जा सकती है कितनी हाइट तक जाएगा, और हमें किसी भी रिबाउंड के बाद में एनर्जी पूछी जा सकती है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी।
तो ये 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स बनी। अच्छा, सिर्फ ये 3 ही नहीं, इसके आगे भी बढ़ेंगे अपन लोग, इसके आगे भी आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। तो मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं, यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं इस वाले पेज पर भी और इस वाले पेज पर भी, ठीक है, थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। ये डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं, ठीक। चलो, अब देखो और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसी प्रॉब्लम के अंदर, और हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो 3 तो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हो गई। अब देखो चौथी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो हमसे यहां पर पूछी जा सकती है। हमसे पूछा जा सकता है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, हमसे पूछा जा सकता है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, हमसे पूछा जा सकता है। क्या हम निकाल देंगे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट में पाथ डिपेंड ही नहीं करता, बीच में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, आपकी बॉल एच हाइट पर थी, और फाइनल पोजीशन क्या है कि आपकी बॉल जमीन पर है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाइट से जमीन पर चले गए। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा आप दे सकते हो कि जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो माइनस एच लिखना। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई बॉल। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछे तो आप एच लिख सकते हो कि इतना आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम तब बनेगी जब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ओवरऑल, बताओ कि जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस से पूछा जा सकता है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, मतलब हमें रास्ते की लंबाई नापनी है पूरी। तो रास्ता कैसा, पहले बॉल जा रही है नीचे, फिर बॉल उछल रही है, फिर बॉल नीचे आ रही है, फिर बॉल उछल रही है, फिर बॉल नीचे आ रही है, फिर बॉल उछल रही है। तो हमें हर उछाल में जो बॉल जाके वापस से आ रही है, पूरे के पूरे पाथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये इसलिए हेल्पफुल है कि मुझे इस वाले रास्ते को ऐड करना पड़ेगा, 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 इसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये जो रस्सी आपको लिपटी हुई दिखाई दे रही है सांप के फॉर्मेट में, इसको सीधा कर दो और उसकी टोटल लेंथ मेजर कर लो। कैसे करेंगे, चलो ऐड करते हैं। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो यहां पर अपन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, h है। फिर प्लस यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, h1। और यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, h1। तो h1 दो बार आ गया तो ट्वाइस ऑफ h1, इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ h2, इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ h3। और करते 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 आपकी कितनी टर्म्स हो जाएगी यहाँ पर, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो हैं वो कितनी है यहाँ पर, इनफाइनाइट। इस तरीके से हमें रास्ते को क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। h1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस ट्वाइस ऑफ h1 की वैल्यू है e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। फिर h2 की वैल्यू भी हमें पता है e टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय h। h3 की वैल्यू भी हमें पता है e टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय h। और इस तरीके से करते करते हमारे पास में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कैसे ऐड करेंगे। तो हम देख रहे हैं यार h जो है ना वो सब में से कॉमन आ रहा है, या फिर आप ऐसा कर लो कि चलो h को हम सब में से कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, तो सर यहां से तो आपने h कॉमन ले लिया, तो यहां पर तो कितना बच गया, 1 बच गया। इधर से आपने h कॉमन ले लिया,
फिर आपने दिमाग लगाया कि जो आगे की टर्म्स हैं उसमें 2 भी कॉमन आ रहा है और ई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो अपन एक और ब्रैकेट बना लेते हैं, 2e स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अब अंदर जो ब्रैकेट बचा, देखो h आप पहले ही कॉमन ले चुके हो, 2 और e स्क्वायर आपने अभी कॉमन ले लिया, तो सब कुछ ही बाहर निकल गया, अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा। h आप कॉमन ले चुके हो, 2 आप कॉमन ले चुके हो, e स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो कितनी पावर बची, यहाँ पर पावर बची 2। ऐसे ही अगली टर्म बच जाएगी e टू द पावर 4 बच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे आपकी पावर्स, ठीक है, बढ़ती चली जाएगी और ये जो सीरीज है ये आपकी इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बन जाएगी इस तरीके से। तो अब आपने जब गौर से देखा तो आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया कि यार यहां पर ये इस ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज बन रही है ये तो जीपी है। जीपी कैसे बनती है, आप एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करके अगली टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, ई स्क्वायर से, ई स्क्वायर को आपने फिर से किससे मल्टीप्लाई किया, ई स्क्वायर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर 4 मिल जाएगा। फिर इसको जब ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ई टू द पावर 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सीरीज बन रही है ये कौन सी सीरीज बनी, जीपी बन रही है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है फर्स्ट टर्म दैट इज ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज आर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो ए की जगह तो हमने रख दिया क्या, 1 रख दिया, डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो, बार बार किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे इनफाइनाइट टर्म्स का सम। चलो रखते हैं अपन। तो अब हमारी जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। अब 1 माइनस ई स्क्वायर हमारा एलसीएम है, तो हमने क्या करा, h तो था ही, 1 माइनस ई स्क्वायर को भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई स्क्वायर को, एलसीएम है। अब ये 1 माइनस ई स्क्वायर पूरा का पूरा यहां पर आ जाएगा, भाई ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, और ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर पहले से है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर में से एक ई स्क्वायर चला गया, तो 1 प्लस ई स्क्वायर बचेगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा h मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतनी हमारी टोटल डिस्टेंस होगी, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो अब से आप टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट ध्यान रख लेना, h मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग टोटल डिस्टेंस भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, क्योंकि जब बेटा एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आ गया डिट्टो, तो दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक तो वो जिनको बहुत अच्छे से फिजिक्स आती है, ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत स्ट्रांग है, और वो पूरा डायग्राम बना के फिर वही पहले ये फिगर आउट करेंगे कि nth कॉलिजन के बाद में हाइट क्या होगी, और फिर पूरा इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे पूरा का पूरा, और फिर फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। और एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हालांकि इस चीज को अच्छे से समझा है बट फिर भी सर की बात मान ली, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो उन्होंने डायरेक्ट इस रिजल्ट को भी याद रख लिया, और किस्मत से यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया, आ भी रखा है ये क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है, ठीक है ना, तो उनको फिर डायरेक्ट टिक लगाना होगा। तो तुम सोचो कौन विजेता बनेगा दोनों में से, वो बच्चा बनेगा जो कि टाइम बचा ले गया, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है कि जिसको आता है ना पूरा, वो भी इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर दे। तो ऐसे स्पेशल केसेस को आपको ध्यान में रख लेना है ताकि आपका एग्जाम के अंदर टाइम बच जाए, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ बार बार, ठीक है। और देखो आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो 6th प्रॉब्लम जो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है आपका टोटल टाइम। तो 6th प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है आपका ओवरऑल टाइम, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टाइम भी चलो अपन ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बॉल आपकी h हाइट गिर रही है, तो h हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है, √2h/g। तो हमारा जो टोटल टाइम आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा, तो
तो टोटल टाइम जो हमें मिलेगा, तो सबसे पहले बॉल h हाइट से गिर रही है तो कितना टाइम लगेगा, √2h/g। फिर h1 हाइट तक जा रही है और h1 हाइट से ही गिर रही है, तो h1 हाइट से गिरने में कितना टाइम लगता है, आप बोलोगे सर गिरने में टाइम लगता है √2h1/g। और अगर गिरने में इतना टाइम लगा है तो ऊपर जाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आपको पैटर्न मिल गया। अगला जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय √2h2/g, मतलब h2 ऊपर जाने में और h2 वापस से गिरने में। एंड इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी, और इसके अंदर भी कितने टर्म्स होंगे, इसके अंदर भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर भी, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। चलो सबको ऐड करते हैं। तो आप h1 h2 इनकी वैल्यू रख सकते हो, चलो रखते हैं अपन इनकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका √2h/g प्लस ट्वाइस ऑफ h1 की जगह आप क्या रख सकते हो, e² मल्टीप्लाइड बाय h। तो e² का e तो बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया आपका 2h/g रह गया। इसी तरीके से यहां पर h2 की जगह आप क्या रख सकते हो, e⁴ मल्टीप्लाइड बाय h। तो e⁴ का रूट बाहर आ जाएगा e², तो e² आ गया बाहर और अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, 2h/g रह गया। और इस तरीके से आपको एक इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बनते हुए नजर आई। अब आपने देखा यार यहां पर भी कैलकुलेशन वैसी है जैसी हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, कि हम यहां पर √2h/g को सबसे पहले तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लिया तो पहली टर्म तो बन गई हमारी 1, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया। फिर जो आगे वाली टर्म है उसमें ये तो है ही कॉमन, साथ ही साथ में 2e भी कॉमन है, 2e भी कॉमन है, राइट। तो हमने क्या करा, आगे वाली टर्म्स में से 2e को भी कॉमन ले लिया। तो अब देखो अंदर क्या बचा, इसको आप पहले कॉमन ले चुके थे, इन दोनों को अभी ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको आप पहले कॉमन ले चुके थे, 2 आपने अभी ले लिया, e² में से e आपने अभी ले लिया, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर क्या बचा, e। फिर अगले में बचेगा e², अगले में बचेगा e³, और ऐसे करते करते आपकी एक इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बन जाएगी। और इसको भी अगर आप गौर से देखोगे तो कौन सी वाली सीरीज बन रही है, ये भी आपकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो अब फाइनली हम आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा √2h/g टाइम्स 1 प्लस ट्वाइस ऑफ e मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस e। और जब 1 माइनस ई को एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका √2h/g मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस ई, और अंदर आ जाएगा आपका 1 माइनस ई प्लस 2e, है ना। इस तरीके से एलसीएम वगैरह लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। 2e में से e चला गया तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका, अल्टीमेटली बचेगा 1/√2h/g मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर तो बचा 1 प्लस ई और नीचे बचा 1 माइनस ई। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगेन मैं चाहूंगा कि इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि ओवरऑल टाइम कितना लगने वाला है, √2h/g टाइम्स 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, इतना आपका ओवरऑल टाइम लगने वाला है। तो ये है बेटा आपकी बाउंसिंग बॉल प्रॉब्लम। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल। अब ये तो 1 डायमेंशनल बाउंस है, मतलब जिस लाइन पर बॉल जाके टकरा रही है उसी लाइन पर उछल रही है, फिर जिस पे जाके टकरा रही है उसी लाइन पे उछल रही है। अगर आप बॉल को किसी एंगल पर फेंकोगे तो भी तो बाउंस होगा, तब भी आपकी एनर्जी लॉस हो सकती है, तब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया जा सकता है। आज तक हमने जो क्वेश्चन किए ना रिबाउंड वाले, उसमें नोटिस करना हमने सब में इलास्टिक कोलिजन अज्यूम किया है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 अज्यूम किया है। तो आज तक जो प्रॉब्लम की है हमने उसमें तो क्या होता था कि जितने एंगल पर आकर बॉल टकरा रही है उतने ही एंगल पर लौट जाती थी, हमने दिमाग ही नहीं लगाया। लेकिन अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 नहीं होगा, कोलिजन इलास्टिक नहीं होगी, तो क्या एंगल सेम रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर सेम नहीं रहेगा तो कितना होगा, कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड होगी, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
तो आज तक जो रिबाउंड की प्रॉब्लम हम करते आए हैं ये उसका एडवांस्ड वर्जन है या उसका जनरलाइज्ड वर्जन है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की टर्म्स के अंदर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, 2D बाउंसिंग बॉल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारी एक रफ सरफेस है, ठीक है, और इस पर एक बॉल आके टकरा रही है। अब ये जो बॉल है ये मान लो u वेलोसिटी से आके टकरा रही है इस तरीके से। कितने एंगल पर टकरा रही है? तो अभी नॉर्मल के साथ में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है एल्फा। कितने एंगल पर आगे टकरा रही है? एल्फा एंगल पर, ठीक है। अब अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है E, इसका मतलब यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होने वाला है। अब याद करो जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। फिर अगला सवाल उठता है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये अलग अलग क्यों होती है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वर्क करता है। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का काम क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो कि तेज चल रहा है उसको तो अपोज करना ताकि वो स्लो हो जाए, और एक ऑब्जेक्ट जो स्लो है उसको सपोर्ट करना ताकि वो फास्ट मूव करने लगे और कॉलिजन के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट वापस से सेपरेट हो जाए। इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं नॉर्मल फोर्स के, लेकिन गड़बड़ी क्या हो जाती है? गड़बड़ी है आपकी यहाँ पर हीट लॉस। लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से नॉर्मल फोर्स अपना काम पूरा नहीं कर पाता, और इसीलिए आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको अलग अलग मिलता है, और इसी कारण से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो यहां पर ओरिजिनेट होता हुआ नजर आता है। तो अब यहां पर भी हम यही सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि जब ये बॉल आके इस धरातल से टकराएगी तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो आप बोलोगे सर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर लगेगा। इसका मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक आपका सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल एल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? एल्फा। तो ये कंपोनेंट तो हो जाएगा आपका u cos एल्फा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका u sin एल्फा। तो सोच के देखो कि नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट को ही अफेक्ट कर पाएगा। नॉर्मल फोर्स का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि जब बॉल रिबाउंड होगी, ठीक है, जब बॉल रिबाउंड होगी, मान लो यहां से बॉल रिबाउंड हुई, ठीक है, इस तरीके से बॉल आपकी रिबाउंड हो गई, तो जब बॉल रिबाउंड होगी तो जो भी इसकी वेलोसिटी होने वाली है, मान लो इसकी वेलोसिटी होने वाली है v, आफ्टर रिबाउंड इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? v होने वाली है। तो हम 100% गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सर इस v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए? u sin अल्फा के बराबर होना चाहिए। और आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है। नॉर्मल फोर्स बेचारा खूब कोशिश करेगा बट फिर भी वो एनर्जी को कंजर्व्ड नहीं रख पाएगा। थोड़ा बहुत आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, कम रह जाएगा, मतलब पहले जितना था उसके कंपैरिजन में अब थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो एक कंपोनेंट सेम रहा और एक कंपोनेंट बदल गया, इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल जो है ये भी हमें बदलता हुआ नजर आएगा, स्लाइटली ज्यादा होगा अल्फा के कंपैरिजन में, तो इसका हमने नाम रख दिया बीटा। अगर ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है, तो आप देखोगे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाएगा आपका v cos बीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम v
साइन बीटा होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू और थ्योरी ये जो कंपोनेंट है किसके बराबर होना चाहिए, यू साइन अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास में दो चीजें आ गई। हमारे पास में पहली चीज तो आ गई आपकी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो क्या रहा यहां पर, वो तो आपका सेम रहा। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई नॉर्मल फोर्स वर्क नहीं कर रहा ड्यूरिंग कोलिजन। तो एक चीज तो आपके पास में ये आ गई कि आपका जो u साइन एल्फा है वो किसके बराबर रहा, v कॉस बीटा के बराबर रहा। एक चीज तो आपके पास में ये आ गई। एक और चीज आपके पास में कौन सी आई, नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो इससे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब भी आप कैलकुलेट करते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब भी आप निकालते हो, तो हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट के अलोंग वेलोसिटीज लेते हो। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट को कंपेयर करना है। तो वही हायर माइनस लोअर। तो हायर हमेशा बॉल की वेलोसिटी होगी और लोअर हमेशा जमीन की होगी, क्योंकि जमीन हमेशा रेस्ट पर है। तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, अगर आफ्टर कोलिजन की बात करें तो v cos बीटा हो जाएगा हायर और जमीन की वेलोसिटी हो जाएगी 0। और बिफोर कोलिजन की बात करते हो तो u cos एल्फा हो जाएगा आपका, ठीक है, u cos, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, u cos एल्फा हो जाएगा, u cos एल्फा हो जाएगा हायर और 0 हो जाएगी आपकी जमीन की वेलोसिटी। यहां पर मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर आपका साइन आना चाहिए, है ना। बच्चे परेशान हो जाते होंगे यार, है ना, कि सर ने देखो गलती कर दी। पूरा देख लिया करो, मैं सही कर देता हूँ ना, पकड़ में आ जाती है गलतियां। तो यहां से भी एक इक्वेशन बनी, कौन सी इक्वेशन बनी, E टाइम्स U टाइम्स कॉस एल्फा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, V कॉस बीटा के इक्वल हो जाना चाहिए। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई। अब दो अननोन वेरिएबल हैं, जनरली हमें u और एल्फा दिया जाता है कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है और बिफोर कोलिजन एंगल कितना है। और अक्सर हमें क्या पूछा जाता है, v और बीटा पूछा जाता है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी और आफ्टर कोलिजन जो रिबाउंड एंगल होगा वो कितना होगा। तो दो अननोन वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हमारे पास में आ चुकी है, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें एंगल निकालना है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं, किससे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। चलो करते हैं। तो इक्वेशन 2 का मतलब क्या हो गया, E मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस एल्फा। इसको तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, u मल्टीप्लाइड बाय साइन एल्फा से डिवाइड कर दिया। और इधर मैंने क्या करा, v कॉस बीटा को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, v साइन बीटा से डिवाइड कर दिया। अब 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, e, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉट एल्फा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, कॉट बीटा आ जाएगा। तो या तो आप इस फॉर्मेट के अंदर आंसर ध्यान रख सकते हो, या फिर tan की फॉर्मेट में ध्यान रखोगे तो tan बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, तो tan बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा आपका tan एल्फा अपॉन ई के इक्वल आ जाएगा। भाई उल्टा कर दो सारी इक्वेशन को, तो ई का उल्टा करोगे तो 1 अपॉन ई, कॉट एल्फा का उल्टा करोगे तो tan एल्फा, और कॉट बीटा का उल्टा करोगे तो tan बीटा। दोनों तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अक्सर आपको किताबों में इस फॉर्मेट के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ जाता। तो एक तो चीज हमारे पास में ये आ गई
कि हमारा जो आफ्टर कोलिजन एंगल होगा वो बिफोर कोलिजन एंगल का tan अल्फा डिवाइडेड बाय ई के इक्वल होगा। एक तो चीज हमारे पास में ये आ गई। एक और चीज हम कर सकते हैं, अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन नंबर 2 का हम स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। इससे हमें पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इधर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ गया, वी स्क्वायर आ गया। तो एक तरफ तो आ गया हमारे पास में वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से इसका और इसका स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा बच जाएगा। और इसकी मदद से आप वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, रूट कर लेना दोनों तरफ, तो इसकी मदद से आप वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यू और एल्फा आपको दिया जाता है, ई आपको दिया जाता है, इसकी मदद से आप वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये भी एक जनरलाइज्ड सिचुएशन हो गई और इसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, अ बॉल ऑफ मास m हिट्स अ फ्लोर विथ स्पीड v making an angle alpha with the normal n. The coefficient of restitution is e. The angle made by reflected ball with the floor. तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि मान लो आपकी रिफ्लेक्टेड बॉल इधर जाती है, ठीक है, और मान लो बीटा एंगल बनाती है। तो अभी अभी हमने करा था कि जो tan बीटा होता है, जो tan बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बिफोर कोलिजन एंगल tan अल्फा डिवाइडेड बाय ई के इक्वल होता है। तो यहां से आप बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे सकते हो, कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा डिवाइडेड बाय ई, इसके इक्वल हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा डिवाइडेड बाय ई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और देखो क्या क्या है पिटारे में। अब जैसे इस क्वेश्चन में रिलेट करना आप कैसे हमारी बाउंसिंग प्रॉब्लम जो है हमारी मदद करने वाली है। एक टेनिस बॉल है, बाउंसेस डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, खूब सारी सीढ़ियां हैं, वहां से वो बाउंस होते होते नीचे जा रही है, स्ट्राइकिंग ईच स्टेप इन टर्न एंड रिबाउंडिंग टू द हाइट ऑफ द स्टेप अबव, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज डी, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो आप ना इस वाली कोलिजन को देखो, इस वाली कोलिजन को, यहां पर जो टक्कर हो रही है, आपकी कोलिजन से पहले कितनी हाइट है, सोच के देखो आप कि सर डी तो ये है और यहां पर डी से ये आ रहा है, तो कोलिजन से पहले हाइट कितनी हो गई आपकी, 2d हो गई, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यहां पर हाइट हाइट बिफोर कोलिजन कितनी है, तो आप बता सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सिचुएशन हमेशा बॉल कहां से आ रही है, स्टेप के बराबर लेवल से आ रही है, मतलब इस लेवल से जंप करेगी और इस लेवल के बराबर आ जाएगी रिबाउंड होके। डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जंप करने से पहले कितनी हाइट से आ रही है, 2d। तो हाइट बिफोर कोलिजन कितनी हो गई यहां पर, 2d हो गई। और कोई पूछे कि बताओ हाइट आफ्टर कोलिजन कितनी होगी या आफ्टर रिबाउंड कितनी होगी, तो वापस स्टेप के बराबर उछल जाती है, मतलब डी हो जाएगी। आया सबको समझ में। और हमने एक रिलेशन देखा था कि जो आपकी हाइट आफ्टर कोलिजन जो होती है वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट बिफोर कोलिजन, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमने इसी के बेसिस पे तो हमने e⁻²n वाला फॉर्मूला निकाला, तो डायरेक्ट इसको अप्लाई करो। हाइट आफ्टर कोलिजन कितनी है हमारे इस केस में, d इज इक्वल टू ई स्क्वायर, हाइट बिफोर कोलिजन कितनी है यहाँ पर 2d है,
डी से डी कट गया, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। मतलब ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो जिस बच्चे ने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है, वो अब ऐसे क्वेश्चंस मिनटों में, मिनटों भी क्या, सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर देगा। ये आप खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हो, लाइव डेमो, कि हाँ यार ऐसा हो रहा है। वरना ये क्वेश्चन बहुत उलझा देता है बच्चों को, बच्चे हाथ ही नहीं लगाते ऐसे क्वेश्चंस के। रिबाउंड होगा, ये वो होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट रिलेट करना है, क्योंकि आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ रखा है। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m moving at speed v collides elastically with another block of same mass m which is initially at rest। ठीक है, तो देखो हमने जो स्पेशल केस पढ़ा था उसमें 3 कंडीशन थी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों ब्लॉक्स का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बोथ हैज सेम मास। क्या यहां पर ऐसा है, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों का मास कितना है, कैपिटल एम है। अच्छा, दूसरी शर्त क्या थी कि जो कोलिजन है वो कैसी कोलिजन होनी चाहिए, वो इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए और 2 डायमेंशनल कोलिजन होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। तो पहले तो हमें पता पड़ गया कि दोनों का मास सेम है और कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर ब्लॉक। तो कोलिजन कैसी हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। अच्छा, 2D कोलिजन कैसे हो रही है वो भी हमें पता पड़ गया। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन से थीटा एंगल पर भाग गया, मतलब ये 2D कोलिजन है। चलो भाई, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट आपका मूव करता हुआ होना चाहिए और जो अदर ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है यहां पर, अब हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट आपका v वेलोसिटी से भाग रहा है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है। तो क्या हमारा स्पेशल केस बन रहा है यहां पर, आप बोलोगे हाँ सर बन तो रहा है। तो ये जो स्पेशल केस था हमारा, इस स्पेशल केस में क्या हुआ करता था, इस स्पेशल केस में क्या हुआ करता था, इस स्पेशल केस में बोथ मूव परपेंडिकुलर आफ्टर कोलिजन। ये हमारा स्पेशल केस था कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो कोलिजन के बाद में परपेंडिकुलर मूव करते हैं। और अगर परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो क्या होगा कि पहले जो आपका वेलोसिटी वेक्टर था u, ठीक है, पहले जो आपका वेलोसिटी वेक्टर था u, यही 2 वेलोसिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर v1 और दूसरा हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर v2। क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों का जन्म किससे हुआ है, इससे हुआ है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, u है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि u का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा भी आता है, वो नहीं आएगा यहां पर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। हाँ, इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है आपका v1, मान लो थीटा एंगल बना रहा है और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, v/3 दे रखी है। अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो u है ही हमारा, ठीक है। v1 की जगह अपन कितना रख सकते हैं, ठीक है, v है, v, ठीक है। v1 की जगह हम रख सकते हैं भाई, u की जगह हमें क्या दे रखा है, v दे रखा है, v दे रखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है। तो ये तो उसका स्क्वायर हो गया। v1 की जगह क्या दे रखा है, v/3, तो स्क्वायर करेंगे तो v² डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा और प्लस v2 हमें निकालना है। तो v2 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, v² में से v²/9 चला गया तो 8v² डिवाइडेड बाय 9 बचा। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे
तो V2 की जो वैल्यू है रूट लोगे तो 8 का रूट हो जाता है 2√2 मल्टीप्लाइड बाय V और 9 का रूट हो जाता है 3। ये आपका आंसर आ जाए, ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2√2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय V हो जाएगी। तो जिस बच्चे ने स्पेशल केसेस के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है वो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को बहुत कम समय के अंदर सॉल्व कर लेगा। जिसने नहीं दिया या तो उसको समय बहुत ज्यादा लगेगा या फिर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गलती होने के चांसेस हैं, कर ही नहीं पाएगा वो इस क्वेश्चन को। तो इसलिए मेरे जो स्पेशल केसेस हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है बेटा। जब आप इनको ढंग से सीखोगे और फिर कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन करोगे ना, देन यू विल सी द पावर ऑफ दीज स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। क्यों मैं इनको बताता हूँ कि हाँ यार ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, तब आपको रियलाइज होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। तो मैंने बताया था ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, दो इक्वेशंस बनानी होती है। एक इक्वेशन बनाओगे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन, बना लो फटाफट से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, पहला मास है m और स्पीड कितनी है, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा मास है डबल 2m और स्पीड कितनी है 0 क्योंकि रेस्ट पर है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 देन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल बी। तो आफ्टर कोलिजन v1 v2 मान लेते हैं। तो पहला मास m, वेलोसिटी हो गई v1, दूसरा मास 2m और वेलोसिटी हो गई आपकी v2। तो आप देखोगे m से m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 बचेगा। अब इसमें इक्वेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन वेरीफाई करके देखो कौन कौन से ऑप्शन इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप v1 की जगह 0 रखोगे और v2 की जगह 2 रखोगे, 0 रख दिया 2 रख दिया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। v1 की जगह 1 रखोगे, v2 की जगह 1 रखोगे, यहां पर भी 1 रख दिया, यहां पर भी 1 रख दिया, ओवरऑल 3 बन गया। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर v1 की जगह 0, v2 की जगह 1, 0 और 1 रखोगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। और 1 रखोगे v1 की जगह और v2 की जगह 0.5 रखोगे तो भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि 2 कैंडिडेट अभी भी हमारे बच रहे हैं। चलो एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हम कहां से बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन बनाना मैंने बहुत आसानी से बता रखा है तुम्हें। कैसे, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है हायर माइनस लोअर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर निकालोगे तो मैंने बताया था जो पहले चल रहा था वो तो स्लो हो जाएगा और जो पहले रुका हुआ था वो फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा v2 माइनस v1 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 0। तो e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, 2 को आप उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में 2 कैंडिडेट बच रहे हैं, सेटिस्फाई करवा के देख लो। तो अगर आप v2 की जगह 1 रखोगे और v1 की जगह 0 रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब पक्का ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। इसको आप रख के देख लो, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके देख सकते हो, बाय द वे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। बट विदाउट सॉल्व करे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम का फायदा तो उठाओ थोड़ा बहुत तो, ठीक है। सो दिस इज इट एंड इसी के साथ में हमारा चैप्टर 7 का जो पार्ट ए है वो खत्म होता है। बड़ा मजा आया मुझे यार, मैंने पहली बार, मतलब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया है पार्ट ए को। एंड आई गेस पिछले जो 4-5 लेक्चर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरी, अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस को जज करूँ तो, ठीक है। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैप्टर 7 को सबसे ईजिएस्ट चैप्टर बना के छोड़ूंगा, जिसको पूरी
इंडस्ट्री सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मानती है। तो मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में जुटा हुआ हूँ। क्या आप जुटे हुए हो? क्या आप मेरे साथ में मेहनत कर रहे हो? और एक मैं हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट नहीं करता, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, ठीक है? इतना अच्छा कंटेंट है, आपको भी पता है कि अगर ये कंटेंट और बच्चों तक पहुंचेगा तो कितने बच्चों की उम्मीद जगेगी, कितने बच्चों का हौसला बढ़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियोस बना रहा हूँ, उनको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब जितनी यूट्यूब की गणित मुझे समझ में आती है मैं उतना फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छे थंबनेल वगैरह बना रहा हूँ, सब कुछ है। एक चीज़ की कमी शायद यूट्यूब को बहुत भारी लग रही है कि जो बच्चे इस चैनल के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं इसको। और ये यूट्यूब के लिए एक बहुत बड़ा मैट्रिक होता है। यूट्यूब को लगता है कि यार इस चैनल की ऑडियंस है, वीडियोस डलते हैं, देख लेती है, वो भी पूरे नहीं देखती, आधे अधूरे देखती है, इसका मतलब ठीक है यार, इस चैनल को औरों को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि और कुछ नहीं कर सकते तो हर वीडियो को जो मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ उसको अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लो, उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दो। व्हाट्सएप का कोई फ्रेंड्स का ग्रुप बना रखा है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर शेयर कर, जस्ट शेयर कर दो। कोई देखे नहीं देखे, कोई तुम्हें गालियां बके कि यार ये पता नहीं क्या शेयर कर रहा है रोज रोज, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप बढ़ाओगे तो शायद, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे इस चैनल की रीच, हमारे इस चैनल की रीच बढ़ेगी। और रीच बढ़ेगी तो फिर फाइनली मेरी ये मेहनत जो है वो रंग लाएगी। तो ये मैं थोड़ा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।